हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी माइस्क्ल सीखने की सीरीज में हम लोग आज देख रहे हैं बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट का पार्ट 3। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं कि हम लोगों ने क्या कर लिया था अभी तक। हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP और माइस्क्ल इतना पोर्शन थ्योरेटिकली पढ़ लिया है। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स सीखने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल, जिससे आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके छोटी सी एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज में आपको प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना होता है तो इस तरह की छोटी छोटी एप्लीकेशंस बहुत ही हेल्पफुल होंगी। मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट को बनाना स्टार्ट किया है, जिसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ। बेसिकली इस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारा मकसद ये है कि हम एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है उस पूरी प्रक्रिया को समझें। एज अ बिगनर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइट्रम्स नहीं करते जितना कि एक बड़ी कंपनी में होते होंगे, लेकिन हम लोग फिर भी कुछ बेसिक काम ज़रूर कर लेते हैं जिससे हमें हेल्प मिलेगी प्रोजेक्ट बनाने में। तो हम लोगों ने एक तरीका अपनाया था कि सबसे पहले हमें क्या बनाना है उस गोल को फिक्स करें, जो कि हमने फिक्स किया। बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट हमको बनाना है सिंपली। उसके बाद हम नेविगेशन डायग्राम बनाते हैं, फाइनलाइज करते हैं फाइल्स को, डिज़ाइन करते हैं डेटाबेस और क्रिएट करते हैं पेजेस। यदि आपने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो पहले उसको ज़रूर देख ली, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ डिटेल में डिस्कस हुई हैं। हमने फिक्स किया था हमारा गोल कि हम इंसर्शन, व्यू, डिलीशन और अपडेशन, ये 4 मुख्य तौर पे काम करेंगे। हमने ये भी तय किया था कि नेविगेशन डायग्राम बनाकर कि कौन कौन सी फाइल्स बनेंगी और किस फाइल से नेविगेट होकर हम कौन सी फाइल पे पहुंचेंगे। तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है वो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स जो कि हमको अपने एप्लीकेशन में बनानी है। और जो पर्पल कलर की मैंने अलग से फाइल बनाई हुई है, ये वो फाइल्स हैं जो माइस्क्ल से इंटरेक्ट करेंगी, यानी उसमें PHP और माइस्क्ल के बीच में कम्युनिकेशन वाला सारा नेसेसरी कोड होगा, जिसमें कनेक्शन भी इस्टेब्लिश होगा, डेटाबेस सेलेक्ट होगा, क्वेरीज चलेंगी, वो सारे काम होंगे इन पर्पल कलर की फाइल्स में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यानी पार्ट 2 में insert form.php और insertion.php फाइल बना ली थी। इससे होने ये था कि एक फॉर्म बना था। मैं आपको ये एप्लीकेशन एक बार रन करके भी अभी बता देता हूँ। ये फॉर्म बनाना था, फॉर्म में नए बुक का रिकॉर्ड इंसर्ट करना था, और ये insertion.php फाइल के अंदर मैंने PHP का वो प्रोग्राम लिखा है जिससे कि जो फॉर्म में यूज़र ने डेटा एंटर किया है वो डेटा माइस्क्ल के अंदर टेबल में स्टोर हो जाए। तो हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है जिसका नाम रखा है BRM_DB, बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट डेटाबेस, और इसके अंदर एक टेबल बनाई हुई है बुक नाम की, जिसके अंदर हमने 4 कॉलम्स बनाए हुए हैं। एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आपको मालूम है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो फाइल्स, ये सब जो बना रहे हैं अपन फाइल्स, ये रखना कहाँ पर है। तो ये फिक्स था आपके कंप्यूटर में, जहाँ पर भी वैम फोल्डर हो, जैसे मेरे कंप्यूटर में F ड्राइव के अंदर मैंने वैम फोल्डर इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये वैम फोल्डर के अंदर आप जाइए और इसके अंदर एक www नाम का फोल्डर होता है, जिसके अंदर मैंने एक BRM नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट, और उसके अंदर ही ये दोनों फाइल्स रखी हुई हैं। तो ये बात हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि फाइल्स यहीं पर क्यों रखनी है, तो ये आपको ऑलरेडी मालूम है, इसलिए आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि मैं स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर वैम्प मैनेजर को ज़रूर ऑन कर लूँ, क्योंकि जब तक सर्वर ऑन नहीं होगा कोई भी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताना चाहता हूँ, तो मैं ब्राउज़र भी ओपन करता हूँ। मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि जो हमने फाइल बनाई हुई है इंसर्ट फॉर्म और इंसर्शन, ये किस तरीके से वर्क कर रही है। अच्छा, साइमल्टेनियसली मैं आपको माइस्क्ल में टेबल भी बताता हूँ। मैं माइस्क्ल में टेबल ओपन करने के लिए सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, और इसके माध्यम से पहले उस फोल्डर पे जाता हूँ जहाँ पे माइस्क्ल रखा हुआ है, यानी F ड्राइव में वैम्प फोल्डर के अंदर बिन फोल्डर है, जिसके अंदर माइस्क्ल फोल्डर है, जिसके अंदर माइस्क्ल वर्जन नंबर फोल्डर है, फिर बिन फोल्डर है, और इसके अंदर मुझे माइस्क्ल सॉफ्टवेयर मिलेगा जो कि माइस्क्ल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है।
इसमें मुझे आर्गुमेंट के रूप में पास करना होता है -u यूज़र नेम के लिए, दैट इज़ रूट, और पासवर्ड। ये सब आप जानते हैं। यहाँ पासवर्ड एंटर करने के बाद ये मैं MySQL में लॉगिन कर चुका हूँ। अब मैं शो डेटाबेसेस, देखिए एक डेटाबेस बना हुआ है जिसका नाम है BRM_DB। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यूज़ BRM_DB। ठीक है, अब मैं इसके अंदर टेबल्स देखना चाहता हूँ। शो टेबल्स कमांड के ज़रिए आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ही टेबल बनी हुई है। इसके सारे रिकॉर्ड्स को अगर मैं देखूँ तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, ये सारी SQL कमांड्स आपको मैं ऑलरेडी MySQL में सिखा चुका हूँ, तो यदि आपने वो नहीं देखी हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, अभी इसमें एक ही रिकॉर्ड है, अभी मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके आपको बताने वाला हूँ। तो ये मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है। यहाँ पर मुझे लिखना होगा लोकल होस्ट, ठीक है, और लोकल होस्ट लिखने के बाद मैं सीधे कौन से फोल्डर में आ चुका हूँ, मैं www फोल्डर में आ चुका हूँ। इसके अंदर एक फोल्डर है BRM, तो BRM मैंने लिखा। इसके अंदर एक फाइल है insert_form.php। देखिए दो ही फाइल्स थी, insertion.php और insert_form.php। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये हमने लास्ट टाइम बना लिया था, बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट। यहाँ पे मैं एक और टाइटल एंटर करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ही रिकॉर्ड इनपुट हुआ है। बुक आईडी मुझे इंसर्ट नहीं करना क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट बनाया हुआ है। ये ऑटो इंक्रीमेंट मतलब इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, यानी अगला रिकॉर्ड जब इंसर्ट होगा तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगी, और यही हमारे इस टेबल में प्राइमरी की भी है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ टाइटल लिखता हूँ, जैसे मास्टरिंग C++, ठीक है, CPP कर देता हूँ, और प्राइस इसकी कर देता हूँ 450.0, ऑथर वेणुगोपाल। ओके, अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। ये देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड का मैसेज भी आ गया है, डू यू वांट टू इंसर्ट मोर रिकॉर्ड, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो हम वापस से insert_form.php पे पहुँच जाएंगे। फिलहाल क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है ये देखने के लिए मैं फिर से सेलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं। ओके, अब मुझे आज क्या बनाना है, तो आज मुझे बनाना है view.php। view.php की मदद से हम रिकॉर्ड्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर view.php फाइल मुझे बनानी है, तो न्यू फाइल, नाम रखते हैं view.php। ओके, अब इस फाइल में मैं कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो इससे पहले हमने insert_form.php की कोडिंग करी हुई थी, ये insertion.php की कोडिंग करी हुई थी, ठीक है, और अब हम कर रहे हैं view.php की कोडिंग। अच्छा, view.php पे क्या होगा, जब इस फाइल को चलाएंगे तो सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इसकी कोडिंग देखते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स पैच करने पड़ेंगे पहले मुझे। रिकॉर्ड्स पैच करने पड़ेंगे कहाँ से, MySQL से, यानी इसमें जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ ये view.php में ये MySQL से कम्युनिकेट करेगा, कहेगा कि BRMDB डेटाबेस के अंदर एक टेबल है बुक नाम की, उसके अंदर से सारे रिकॉर्ड्स निकाल के मुझे दो, तो यहाँ पर हम उसको डिस्प्ले करा लेंगे। ये हमारा पर्पज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और साथ में हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा MySQL_i_connect। इस पे पास करना पड़ेगा लोकल होस्ट और रूट। इसके बाद डेटाबेस सेलेक्ट करना है MySQLi_select_db, और इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स, कनेक्शन ऑब्जेक्ट और डेटाबेस का नाम BRM_DB। डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। अब बनाते हैं क्वेरी
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। क्वेरी भी हमारी बन गई है। क्वेरी बन जाने के बाद मुझे क्वेरी को सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, mysqli_query। देखिए, अगर आपको ध्यान नहीं है कि सेलेक्ट क्वेरी को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें उसे कैसे हैंडल करना होता है, तो एक बार इसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान है तो अभी जो मैं बताऊंगा वो आपको समझ में आएगा। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि जब आप ये क्वेरी चलाते हैं, ये तो सेम ही फंक्शन होता है, चाहे आपको इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो या सेलेक्ट करना हो, कोई भी क्वेरी चलानी हो आपको इसी फंक्शन को कॉल करना है। इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। पहले तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट वो जो MySQLi कनेक्ट ने रिटर्न किया था सबसे पहली वाली लाइन में। यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करने के बाद अगला मुझे वेरिएबल पास करना है क्यू, क्योंकि इसमें है क्वेरी स्ट्रिंग। आप चाहें तो डायरेक्टली स्ट्रिंग भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी इसका मतलब क्या हुआ, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऐसी क्वेरीज हैं जिससे डेटाबेस से मुझे कुछ मिलता नहीं है, मतलब मुझे रिटर्न में कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन MySQL क्वेरी जब फंक्शन मैंने कॉल किया सेलेक्ट क्वेरी के लिए तो मुझे रिटर्न में रिजल्ट मिलता है। देखिए, हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। बुक आईडी है, टाइटल है, प्राइस है, ऑथर, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स रखे होंगे, तो मैं क्या बोलता हूँ MySQL सॉफ्टवेयर से कि मुझे इस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स निकाल के दे दो। तो इसके लिए मैंने एक क्वेरी बनाई, सेलेक्ट क्वेरी, और क्वेरी को एग्जीक्यूट करा दिया। तो MySQL सॉफ्टवेयर ने क्या किया, इस टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स फेच करें और वो निकाल के मुझे रिटर्न बैक कर दिया। जो रिटर्न बैक किया वो एक 2D एरे है। 2D एरे क्या होता है, 2D एरे, एरे इस तरीके से, तो ये एक 1D एरे हो गया, ये एक और 1D एरे हो गया। तो कितने 1D एरे हो गए। अच्छा, आप जानते हैं कि PHP में एक एसोसिएटिव एरे होता है। नाउ व्हाट इज एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे वो होता है जिसमें इंडेक्स नंबर्स ना होके नाम होते हैं। तो ये जो 2D एरे रिटर्न किया है, व्हाट इज 2D एरे। 2D एरे इज सेवरल 1D एरेज, है ना। 2D एरे मतलब बहुत सारे 1D एरे। तो अगर इस टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं मान लीजिए, तो एक ऐसा 2D एरे MySQL हमको रिटर्न करेगा जिसमें 3 1D एरे होंगे। यानी कितने 1D एरे होंगे, एग्जैक्टली उतने जितने की टेबल में रिकॉर्ड्स हैं। अगर टेबल में 100 रिकॉर्ड है तो 100 1D एरे। तो ये एक 2D एरे रिटर्न करेगा। कौन रिटर्न करेगा, ये MySQL फंक्शन, MySQLi फंक्शन। देखिए, आपने जो फंक्शन कॉल किया ना MySQLi क्वेरी, ये फंक्शन ने MySQL सॉफ्टवेयर से कहा कि इस क्वेरी को रन करो। क्वेरी को रन करने के बाद जो कुछ MySQL सॉफ्टवेयर ने इस फंक्शन को दिया, ये फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँ लाइक रिजल्ट, तो रिजल्ट एक 2D एरे है। समझ में आ रहा है कुछ। अब देखिए, पहला कॉलम क्या था, बुक आईडी, ठीक है। तो ये जो 1D एरे है ना, उसका इंडेक्स क्या है, उसके पहले ब्लॉक का इंडेक्स है बुक आईडी। एसोसिएटिव एरे है ना, एसोसिएटिव एरे में इंडेक्स क्या हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर नहीं है, नाम। दूसरा क्या है, टाइटल। तीसरा इंडेक्स क्या है, प्राइस। चौथा इंडेक्स क्या है, ऑथर। समझ में आया। तो इस प्रकार से ये जो पूरा 2D एरे है ना, इसका नाम हमने रखा है रिजल्ट। पर इसके अंदर कई सारे 1D एरे हैं और हर एक 1D एरे में 4 वैल्यूज रखी हैं और उन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए मेरे पास ये इंडेक्सेस हैं, ठीक है।
तो जो टेबल में डेटा था वो हमारे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आ चुका है। गॉट इट? अच्छा, जो भी फंक्शन MySQL सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करता है, जैसे ये जो MySQL i_connect है, ये किससे कम्युनिकेट कर रहा है? MySQL सॉफ्टवेयर से। पर ये तो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए कर रहा है, बदले में कनेक्शन ऑब्जेक्ट भी मुझे मिल रहा है। इसके बाद क्योंकि एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है, लॉगिन हो चुका है, जितनी बार भी मेरा फंक्शन PHP का फंक्शन MySQL सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करेगा, उसमें ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट मुझे हर बार पास करना पड़ेगा, ताकि MySQL सॉफ्टवेयर को ये पता चले कि मैं कौन हूँ। क्योंकि मैंने लॉगिन करा है तो वो अब मेरे को पहचानता है, तो मुझे हर बार अपनी पहचान बतानी पड़ेगी कि देखो मैं वही हूँ जो जिसने अभी अभी लॉगिन किया था, आपने मुझे कनेक्शन ID दिया था। ठीक है। फिर जब मुझे क्वेरी चलवानी है, मुझे MySQL सॉफ्टवेयर से कहना है कि भाई ये क्वेरी चला दो, तो भी मैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करूंगा, क्योंकि हर बार जब भी मुझे MySQL सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करना है, मुझे कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करना है। लेकिन अब मेरे को कनेक्शन, अब मुझे क्योंकि डेटा मेरे पास एज अ रिजल्ट आ चुका है, मुझे अब MySQL सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट नहीं करना है। लेकिन मुझे क्या करना है, इस रिजल्ट वेरिएबल में कितने रोज हैं ये पता करना है। ठीक है, कितनी रोज हैं ये पता करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नंबर ऑफ रोज के लिए, और एक फंक्शन कॉल करता हूँ MySQL i_num_rows। ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे बताएगा कि कितनी रोज हैं। तो इसमें क्या आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, तो देखिए ये बात अच्छे से समझिए, क्या ये फंक्शन MySQL i_num_rows MySQL सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर रहा है? नहीं। इसका मकसद है कि जो रिजल्ट आ चुका है रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, देखिए आपने MySQL i_query फंक्शन कॉल करके MySQL सॉफ्टवेयर से रिजल्ट मांग लिया था, और रिजल्ट वेरिएबल में अब वो आ चुका है। ठीक है, यानी इस टेबल में जो कुछ डेटा था वो अब किस में है, वो कॉपी हो चुका है रिजल्ट नाम के 2D एरे में। अब मुझे रिजल्ट नाम के 2D एरे में देखना है कि कितनी रोज हैं। ठीक है, कितने 1D एरे। तो मुझे MySQL सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब MySQL सॉफ्टवेयर से थोड़ा ना पूछूंगा कि टेबल में कितनी रोज हैं, क्योंकि मेरे पास MySQL सॉफ्टवेयर ने ऑलरेडी सारा डेटा दे दिया है, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रखा है, तो उसमें से काउंट कर सकता हूँ। तो क्योंकि अब मुझे MySQL सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट नहीं करना है, बल्कि मुझे कम्युनिकेट करना है किससे, अपने ही रिजल्ट नाम के वेरिएबल से, तो मैं सिर्फ वही पास कर रहा हूँ। तो यहाँ कनेक्शन ऑब्जेक्ट मुझे पास नहीं करना है। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट कब पास करना चाहिए और कब नहीं पास करना चाहिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, कनेक्शन को तो मैं क्लोज भी करा सकता हूँ, MySQL i_close, ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं कनेक्शन क्लोज करने के लिए। और क्योंकि MySQL सॉफ्टवेयर से ही कम्युनिकेट करके हम कह रहे हैं कि कनेक्शन क्लोज करो, तो इसमें भी मुझे कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, तभी तो उसे पता चलेगा कौन सा कनेक्शन क्लोज करना है। ओके, अभी मेरे पास दो चीज़ें आ चुकी है। मेरे रिजल्ट वेरिएबल में पूरा डेटा है टेबल का, और नम वेरिएबल के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है। अब क्योंकि मुझे डिस्प्ले करना है, तो मुझे HTML का कोड भी लिखना है। जैसे HTML का ये कोड कॉपी कर लेता हूँ, इतना ये एज इट इज़ लिख देता हूँ। कुछ नहीं है, HTML टैग है, हेड टैग है, हेड टैग में टाइटल रखा है, टाइटल में इंसर्शन फॉर्म की जगह मैं लिख देता हूँ व्यू बुक रिकॉर्ड्स। ठीक है, ओके, और बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट हेडिंग रहेगी। अच्छा, लास्ट में मुझे बॉडी टैग को क्लोज करना होगा और HTML टैग को क्लोज करना होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा जनरल फॉर्मेट हो गया। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर मुझे टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को डिस्प्ले करना है। तो मैं लिखूंगा टेबल स्टार्ट टेबल क्लोज। ठीक, इसके अंदर क्या होगा, रो, पहली रो के अंदर TH, पहली टेबल हेडिंग क्या होगी, बुक ID। फिर क्या होगा, टाइटल,
फिर क्या होगा, प्राइस। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ऑथर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पहली रो जो कि हेडिंग्स होगी वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, आपको आई होप समझ में आया होगा हम क्या करने वाले हैं। हमारे पास जो रिजल्ट आ चुका है वो रिजल्ट वेरिएबल में रखा हुआ है, लेकिन हमें उसे पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है। तो हम ये चाहते हैं पेज पे टेबुलर फॉर्मेट में ये चीज़ डिस्प्ले हो जाए। तो हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें मैंने पहली रो में 4 TH लिखे हैं, जिस वजह से यहाँ पर आ जाएगा बुक आईडी, यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, यहाँ पे आ जाएगा ऑथर। अब रिजल्ट एरे के अंदर जो डेटा रखा हुआ है, एक एक 1D एरे का डेटा एक एक रो में प्रिंट करवाता जाता हूँ। ठीक, पर अब इसमें ये थोड़ा डायनेमिक हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज जितनी है उतने ही रो मुझे यहाँ पर क्रिएट करनी है। एक तो हेडिंग के लिए रो होगी, पर बाकी की जो रोज मुझे बनानी है, कितनी रोज बनानी है, ये तो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कितने रिकॉर्ड्स टेबल में थे। तो इसीलिए अब यहाँ PHP की हम मदद लेते हैं, क्योंकि डेटा भी रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रखा हुआ है, इसमें से मुझे निकालना है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि कितनी रोज है। ये नम नाम के वेरिएबल में यही तो रखा है, कितनी रोज। ओके, तो मैं यहाँ पर PHP का कोड लिखता हूँ, PHP, और ये PHP का कोड क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं एक लूप लगाता हूँ, लेट्स से फॉर लूप, और एक i नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नम, यानी जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतनी बार चलेगा। ठीक है, ये फॉर लूप मैंने लगाया, ये फॉर लूप यहाँ पर मैंने एंड कर दिया। अब इस फॉर लूप की बॉडी में क्या होना चाहिए, सबसे पहले पहला 1D एरे का डेटा मुझे फेच करना है। तो एक फंक्शन होता है mysqli_fetch_array। ये फंक्शन में मैं रिजल्ट वेरिएबल पास कर रहा हूँ। देखिए, अगेन इस फंक्शन का काम रिजल्ट वेरिएबल में से पहला 1D एरे निकालना है, ये इसका मकसद है। तो ये फंक्शन रिटर्न करके देगा एक 1D एरे, जिसको मैं किस में स्टोर कर लूँगा, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ रो नाम का, इसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ। अच्छा, आप समझिए, क्योंकि इस फंक्शन को mysqli_fetch_array को MySQL सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट नहीं करना है, इसलिए मैंने इसमें करेक्शन ऑब्जेक्ट पास नहीं किया। अब हमारे पास रो आ चुकी है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये एक 1D एरे। अच्छा, कैसा एरे है, एसोसिएटिव एरे है। एसोसिएटिव एरे मतलब जिसके इंडेक्सेस नंबर नहीं होते, स्ट्रिंग्स होती हैं। तो रो नाम का जो 1D एरे है, इसके इंडेक्सेस क्या होंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था किसी भी रो में, देखिए ये 3 रोज हैं, तो हर एक रो में 4 वैल्यूज हैं, और उनके इंडेक्सेस क्या होंगे, वही होंगे जो टेबल में कॉलम के नाम थे, यानी बुक आईडी, टाइटल, प्राइस और ऑथर। तो ये आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक वैल्यू को प्रिंट कराना है, लेकिन कैसे प्रिंट कराना है आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर मैं PHP का टैग क्लोज कर रहा हूँ, और ये PHP का टैग यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बीच में जगह बना ली है HTML का कोड लिखने के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ TR, यानी एक और रो स्टार्ट होती है। इस रो के अंदर एक TD, ठीक है, और बेसिकली इसमें कितने TD आने चाहिए, 4, क्योंकि एक रो में 4 वैल्यूज हैं। ये देखिए, और ये रो हो जाएगी एंड। समझ में आया क्या? अब आप खुद सोचिए, जब ये लूप चलेगा PHP का, तो फॉर की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, तो जो कुछ इसके बीच में है वो रिपीट होगा। तो ये जो HTML का कोड है ना, ये भी बार बार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कंट्रोल वापस जब लूप
के करली ब्रैकेट एंड होते हैं, तो वहाँ से कंट्रोल वापस जाता है आई प्लस प्लस पे, और फिर अगला इटरेशन के लिए फिर चालू हो जाता है, तो ये रिपीट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, यहाँ पे फिर से PHP का टैग लगाइए, इसके अंदर मैं लिखता हूँ इको, तो प्रिंट होगा। तो इस TD के अंदर जो मैं प्रिंट कराऊंगा वो स्क्रीन पे दिखेगा। तो मुझे बुक आईडी प्रिंट कराना है, वो किस में रखा है, वो रो नाम का एक 1D एरे है, इसका इंडेक्स है बुक आईडी। ओके, और इसकी वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी, दैट्स इट। इसी प्रकार से सभी TD में आपको एक एक वैल्यू प्रिंट करानी है। यहां पर प्रिंट कराना है टाइटल, ठीक है। फिर यहां प्रिंट कराना है आपको प्राइस, फिर यहां प्रिंट कराना है ऑथर। गॉट इट? ओके, तो अब हमने टेबल पे कोई स्टाइलिंग इफेक्ट नहीं डाला है, लेकिन हमारा टेबल तो तैयार है और इसका डेटा हम देख पाएंगे। तो एक बार मैं इसको चला के दिखाता हूँ। अभी मैंने कोई CSS अप्लाई नहीं करी है, तो बहुत ही रॉ स्टाइल में दिखेगा, लेकिन दिखेगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, view.php को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, view.php। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल में क्योंकि 2 ही रिकॉर्ड्स थे, तो दोनों रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब थोड़ी सी CSS लगा के आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे CSS लगाने वाला हूँ, तो एक CSS फाइल मुझे बनानी है। CSS फाइल का नाम क्या रख लें, हमने पहले भी तय किया हुआ था कि एक फाइल हम बनाएंगे viewstyle.css नाम की। तो चलिए इसको बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे तो CSS फाइल, जितनी भी CSS फाइल है वो मैं एक अलग फोल्डर में रख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट viewstyle.css, ठीक है। ओके, अब इसकी कोडिंग भी कर देता हूँ। अच्छा, ये CSS कहाँ अप्लाई होनी चाहिए, इस वाली फाइल पे। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा लिंक टैग। CSS फाइल को लिंक करने के लिए यूज होता है। रिलेशनशिप इसका होता है स्टाइल शीट, ओके, और href की वैल्यू होती है फाइल का नाम, यानी करंट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है CSS नाम का, उसके अंदर है viewstyle.css, ठीक है। तो ये मैंने लिंक कर लिया, यानी मेरी इस view.php पे ये CSS का कोड अप्लाई होगा। इसको सेव किया और CSS फाइल के अंदर कोडिंग कर रहा हूँ। तो मुझे टेबल के ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो देखिए, मैं टेबल को कुछ आईडी दे देता हूँ, ठीक है, जैसे व्यू टेबल है ना, तो आईडी इसका कर देता हूँ व्यू टेबल, ठीक है। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ हैश व्यू टेबल, ठीक है। तो टेबल के ऊपर एक तो बॉर्डर आ जाए, है ना, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, ठीक, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर क्या रखना चाहते हैं, मरून, ओके। अभी मैं इसी स्टेज पे आपको दिखाता हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ता है। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए मरून बॉर्डर बन गई है। अभी कुछ और प्रॉपर्टीज में इसमें सेट करता हूँ, जैसे कि विड्थ इसकी कर लेता हूँ 500 पिक्सल। तो आप देखेंगे इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हैश व्यू टेबल, इसके अंदर जो रोज हैं उस पर मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो बैकग्राउंड कलर,
ठीक है, इसको कर लेता हूँ पिंक। पता नहीं, मैं कलर्स बहुत अच्छे चूज़ नहीं कर पाता हूँ, वो सेंस मेरा उतना अच्छा नहीं है। तो डेकोरेशन समझ लीजिए कोई बहुत अच्छा मैं नहीं कर पाता हूँ, पर हाँ जैसा भी है ये अभी डिस्प्ले हो गया है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा बहुत और डेकोरेशन आपको करना है, आप इसमें कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ताकि ये टेबल और बेहतर दिख सके। वो अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैंने इतनी कोडिंग यहाँ पर कर दी है। आप चाहें तो पहली रो जैसे कि स्पेशल है तो उसमें कुछ अलग बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। इसके लिए आप पहली वाली जो रो है इसका कुछ अलग आईडी दे दीजिए, तो वो इजी हो जाएगा आपको बनाने के लिए। पर अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से बुक रिकॉर्ड मैनेजमेंट में ये टेबल के थ्रू हम डेटा डिस्प्ले कर पा रहे हैं। तो ये हमारे CSS का कोड है और ये हमारा व्यू PHP का कोड है। आप देख लें इस कोड को एक बार। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने व्यू करने का कोड भी देख लिया है। इसका मतलब अगले पार्ट्स में अब बचता है अपडेट करना और डिलीट करना, और यही सबसे टिपिकल रहेगा आपके लिए, इसलिए उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप इसे लाइक करें। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूंगा तो सब्सक्राइब करने पर आपको नोटिफिकेशन मिलता है। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgery.com। इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनके वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आपको जो भी कोर्स सीखना है आप उनके सारे वीडियोस एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको इस साइट पे मिलेंगे, आप उनको देखकर सीख सकते हैं। तो आपको किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आप फ्री में ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड कंटेंट भी इस साइट पे आपको मिलेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, इंटरव्यू क्वेश्चन हो, नोट्स हो, सब मिलेगा। कई सारे वीडियोस भी हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग स्किल को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारा कंटेंट इस साइट पे है, यानी C में, C++ में, जावा में, PHP में, डेटा स्ट्रक्चर में अलग अलग प्रोग्राम लिस्ट दी हुई है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं, साथ में उनके सॉल्यूशंस भी। देखिए, सॉल्यूशन देखकर हो सकता है कि हमें समझ में ना आए कि ये सॉल्यूशन तो ठीक है, क्लियर हो रहा है, पर हम खुद कैसे बनाएंगे। पर यहाँ पर मैंने वीडियो सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको ये भी सिखा पा रहा हूँ कि किसी प्रोग्राम को बनाने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, यानी कैसे हमें शुरुआत करनी चाहिए, हमारे दिमाग में क्या चले उस समय जिससे कि ये प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हो। तो कुछ हद तक आपको हेल्प मिल सकती है। कि लिखे हुए सॉल्यूशन को पढ़कर देखकर हम उतना नहीं समझ पाते हैं जितना हम सुनकर समझ पाते हैं। तो आप लोगों को उससे बहुत हेल्प मिलेगी अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। तो आप प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर विजिट करिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप पे, जैसे भी, क्योंकि इसमें डेली एक नया वीडियो पब्लिश हो रहा है। तो अगर आप रेगुलर इसको विजिट करेंगे तो हर दिन आपको नया कंटेंट इसमें देखने को मिलेगा। थैंक यू।